हेलो। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जो दिल्ली की सियासत को और दिल्ली की सियासत के चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आंदोलन से लेके आम आदमी पार्टी तक। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर आनंद से। सर, पहले तो आनंद साहब, हमें अपने बचपन, आपकी परवरिश, उसके बारे में बताइए। इसलिए कि एक माहौल होता है जिसमें एक आदमी ज़िंदा होता है और सांस लेता है और उसकी परवरिश होती है। तो आपकी परवरिश के बारे में मेरी बताइए। पैदाइश बनारस की है और वहाँ एक संस्था 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन के असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई काशी विद्यापीठ। हमारे दादा उसी संस्था के संस्थापकों में से थे। सन 21 में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी गांधी जी के आह्वान पर और पूरी उम्र वो उसी समर्पण भाव से लगे रहे। हमारे पिता और हमारे 3 चाचा लोग वो राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा का जो समाजवादी पक्ष था उससे जुड़े थे। आचार्य नरेंद्र देव हमारे दादाजी के ही मार्गदर्शक थे। क्या बात है। और उसके बाद फिर उन्हीं की अगुवाई में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, जी। उस परंपरा के साथ पहले हमारे दादाजी जुड़े, फिर हमारे पिता और चाचा लोग। मेरा जन्म 1950 का, आज़ादी के बाद का है। तो पारिवारिक माहौल, जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, उससे ओतप्रोत था। मेरी अपनी पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई तो उस समय जो माहौल था आदर्शवाद का, तो सरकारी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने का मौका मिला, जी। जो टाटपट्टी का स्कूल था, जी। और जहाँ हमारे अलावा ज़्यादातर विद्यार्थी रिक्शे वाले, मजदूरों, क्लास 4 कर्मचारी, छोटी आमदनी के परिवार। और वहाँ से पढ़ के मैं जब निकला अपनी बेसिक पढ़ाई करके, तो मैं बनारस में ही एनी बेसेंट ने एक संस्था बनाई थी, सेंट्रल हिंदू स्कूल। एनी बेसेंट। तो उस संस्था का मैं विद्यार्थी बना हाई स्कूल तक। फिर हाई स्कूल पूरी करने के बाद मैं बनारस विश्वविद्यालय पढ़ने गया, वहाँ के साइंस फैकल्टी में। वहाँ से मैंने बीएससी किया। बीएससी के दौरान हम लोग कई आंदोलनों के दबाव में आए। भाषा का आंदोलन चला, छात्र संघ को बचाने का आंदोलन चला, और शिक्षा को बदलने का आंदोलन चला। उन आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण मुझे विज्ञान की बजाय समाज विज्ञान पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। तो बीएससी करने के बाद मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी बना, और उसी समय वहाँ की छात्र राजनीति का ऐसा तकाजा हुआ कि मैं छात्र संघ के अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा। मेरे मुकाबले में उस समय के विद्यार्थी परिषद और यूथ कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक साझा उम्मीदवार को मैदान में उतारा। मान्य बात है कि वो जीते, लेकिन कुछ हालात ऐसे बिगड़े कि उन लोगों का संयुक्त मोर्चा टूटा। तो फिर मुझे जो जगह खाली हुई अध्यक्ष की, उसमें अध्यक्ष बनने का मौका मिला। क्या बात है। तो उस मौके का हमने फ़ायदा उठा करके कई मांगें रखी। अधिकांश मांगें मंजूर हो गई, लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ। तो उसको कार्यान्वयन कराने के लिए हम लोगों ने जब दबाव डाला तो हम लोग निकाल दिए गए। फिर उसी समय देश में माहौल बिगड़ा हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश का संकट पैदा हो गया था। 70-71 की बात है। और जब हम लोग दिल्ली अपनी फरियाद लेके पहुँचे तो मना किया गया, कहा कि इस समय देश की हालत ठीक नहीं है, पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, तुम्हारी कौन सुनेगा। खैर, 1 साल के आंदोलन के बाद हम लोगों ने आपस में समझौता किया प्रशासन के साथ। तो फिर हम लोगों को फिर इम्तहान देने का मौका मिला। मुझे यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती कि एमए का इम्तहान देने का जब मौका दिया गया तो मैं टॉप कर गया। तो एक तरफ यूनिवर्सिटी आपको निकाल रही है, दूसरी तरफ आप बिना एक दिन की भी क्लास अटेंड किए हुए टॉप कर रहे हैं, तो क्या पढ़ाई होती होगी वहाँ। खैर, उसके बाद में, चूँकि बनारस का रास्ता तो बंद हो गया था,
तो आगे की पढ़ाई के लिए उसमें एक नया विश्वविद्यालय दिल्ली में खुला था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उसके मैं सेकेंड बैच का एमफिल का विद्यार्थी बना और उस दौर में फिर यहाँ पर छात्र संघ के आंदोलन में लगा और यहाँ भी चुनाव का माहौल बना। मतलब कुल मिला के अगर हम ये देखें कि आनंद साहब कि आपका जो पूरी परवरिश है वो एक समाजवादी आंदोलन और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती हुई और उसमें आपकी परवरिश हुई। और जो 75 का जो इमरजेंसी का पीरियड था वो उस वक्त आप कहाँ थे? 75 के पहले 2 साल का एक माहौल बना 1973 और 74 का। तो जिस समय मैं जेएनयू का विद्यार्थी था और जेएनयू में पढ़ने के दूसरे साल मुझे छात्र संघ के अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। दोस्तों ने एक संगठन नया बनाया, फ्री थिंकर्स, और हमारे मुकाबले में उस समय के बड़े कम्युनिस्ट विद्यार्थी नेता, बाद के बड़े राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता प्रकाश करात जी मैदान में उतरे। पहली बार तो उन्होंने हमको कुछ वोटों के फासले से हराया। अगले साल फिर चुनाव हुआ। उस बार मेरी खुशकिस्मती कि मैं प्रकाश करात के मुकाबले में ज़्यादा वोट पाके जीत के प्रेसिडेंट बना। और उसी समय बिहार का आंदोलन चल रहा था, गुजरात का हो चुका था। और हम लोग जयप्रकाश जी को एक अरसे से जानते थे, ख़ानदानी रिश्ते थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का रिश्ता था, सोशलिस्ट पार्टी का था। फिर वो सर्वोदय में चले गए थे तो हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हो गए थे। तो 74 में जब मैं जेएनयू का छात्र संघ का प्रेसिडेंट बना तो उस समय मैं राष्ट्रीय विद्यार्थी आंदोलन का भी एक सक्रिय कार्यकर्ता था। 74 के आखिर तक आते आते आंदोलन की धारा मुड़ गई। चुनाव की चुनौती इंदिरा जी ने दी, कहा कि आप आंदोलन करके बिहार की विधानसभा भंग करना चाहते हैं गुजरात के तर्ज पर, तो वहाँ तो चुनाव होने ही वाला है, आप थोड़ा रुक जाइए, चुनाव में जनता फैसला कर लेगी। हमारी पार्टी की सरकार ठीक नहीं चल रही तो हम हारेंगे और आपका आंदोलन ठीक नहीं होगा तो आपको नहीं समर्थन मिलेगा। जयप्रकाश जी ने कहा कि ये बात आपकी वाजिब है और चुनाव से अगर मामला सुलझ जाए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें फिर चुनाव में विद्यार्थियों का क्या काम हुआ, तो फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम होता। चुनाव तो दलों का मामला होता है। तो मैंने जयप्रकाश जी की इजाज़त से फिर मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की इच्छा थी। मेरा अमेरिका में दाखिला भी हो गया था, एक वजीफ़ा भी मिला था, नेशनल स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड। एक ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, आज भी होता है। उसमें अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है तो सरकार आपकी पीएचडी की पढ़ाई का खर्चा उठाती है। उस नाते में शिकागो चला गया। तो जब इमरजेंसी लगी 25 जून 1975, उस समय मैं शिकागो विश्वविद्यालय का पीएचडी का विद्यार्थी था। और जब मैं वहाँ पहुँचा था तभी शुरू में ही लोगों ने हमको बुलाया शिकागो विश्वविद्यालय में बोलने के लिए कहा। फिर बगल के विश्वविद्यालयों में जहाँ जेएनयू के विद्यार्थी थे उन्होंने बुलाया और उस भाषण में कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूरे अमेरिका की यात्रा का प्रस्ताव रखा और मैं कोई 25-30 शहरों विश्वविद्यालयों के लेक्चर टूर पर निकला और इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी एक मंच बनाया। और उसके बाद इमरजेंसी लग गई। तो जो आपने सवाल किया कि 1975 के 26 जून को तो आप मैं विदेश में थे? अमेरिका में था, एक सिटीजन्स फॉर इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी करके एक मंच का निर्माण कर रहा था। आनंद साहब, वो प्रोफेसर आनंद या जो उस वक्त एक स्टूडेंट आनंद थे, उनको दिल्ली की राजनीति में जो जन आंदोलन, जन लोकपाल का आंदोलन हुआ, उसमें कैसे आपका जुड़ाव हुआ? हम लोग जब 80 में जनता पार्टी की सरकार गिरी तो उसका बड़ा सदमा हम लोगों को लगा। कि हम लोग को ये लगा कि ये गैर जिम्मेदारी की राजनीति हुई है और जनता पार्टी बिखर गई थी। उसके बाद हमारा सरोकार चंद्रशेखर जी के साथ हुआ। चंद्रशेखर जी ने एक भारत यात्रा की थी, उसमें उन्होंने हम लोग को निमंत्रण दिया तो हम उसमें, जी हाँ, तो उसमें शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर हमको इंचार्ज बनाया। तो मैं बनारस में तब तक पढ़ा रहा था, बीएचयू में। 1979-80 में मैं लेक्चरर हो गया सोशियोलॉजी का। और हमारे मन में बड़ी कशमकश थी कि समाजवाद का क्या हो रहा है, समाजवादियों का क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब बिखर रहा था। कुछ लोग चंद्रशेखर के साथ, कुछ लोग चरण सिंह के साथ, कुछ लोग मुरारजी जगजीवन राम के साथ,
कुछ लोग भाजपा में भी चले गए थे। जनसंघ ने अपना नया जन्म किया भारतीय जनता पार्टी नाम से। जयप्रकाश जी गुजर चुके थे 1979 में। तो हम लोग एक आलोचना के मतलब समाजवादी जो है वो एक अनाथ से हो गए, नेतृत्व विहीन हो गए, संगठन विहीन हो गए। और हमारे लिए चरण सिंह को या मुरारजी या जगजीवन राम को समाजवाद का नया नायक मानना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग राम मनोहर लोहिया और उसके बाद राजनारायण मधुली में इन लोगों के अगुवाई में काम करते रहे और ये लोग उनके आगे हथियार रख चुके थे। तो हम लोगों ने एक लोक शक्ति अभियान करके मंच बनाया जो राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार की वकालत कर रहा था, और जिसने कहा था कि 4 खतरे हैं मुल्क के सामने। एक तो है सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीकरण का, ताकत सिमटती जा रही है। दूसरा है कम्युनलिज्म का और कास्टिज्म का, सांप्रदायिकता और जातिवाद। हम भारतीय नागरिकों का निर्माण करने के बजाय उनकी जातियों में, उनके धर्मों में उनको देख रहे हैं, और हर चुनाव के साथ वो दूरी और बढ़ती जा रही है, वो दीवार और ऊंची उठती जा रही है। तीसरा खतरा है कॉर्पोरेटाइजेशन का। ये जो बहुदेशी कंपनियां आ रही हैं, नई आर्थिक नीति लाई जा रही है, ये मुल्क के गरीबों के लिए नुकसानदेह है, मेहनत कशों के लिए, किसानों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन उस समय हम लोग कोई सुन नहीं रहा था। वो कहते थे कि आप उस पीरियड की बात कर रहे हैं जो 88 नहीं, ये 83, 84, 85, क्योंकि 84 जी हाँ, इंदिरा जी के जाने के कुछ समय पहले से ही इंदिरा जी का मन खट्टा हो चुका था राष्ट्रीयकरण, लेफ्ट की पॉलिटिक्स, और संजय गांधी ने उसकी बुनियाद रखी थी, हालांकि वो गुजर गए। तो 1980 में जब इंदिरा जी की दोबारा वापसी हुई तो उनका एक नया अवतार हुआ जो एक तरह का लिबरलाइजेशन था। पूंजीपतियों को मदद करो, बड़े किसानों को मदद करो, और जब वो पैसा पैदा करेंगे तो समाज के बाकी हिस्सों को भी मिलेगा। फिर इंदिरा जी की हत्या हो गई, 1984 का दंगा हुआ, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने अपनी माँ की विरासत से अपने को थोड़ा दूर करने की कोशिश की, और कांग्रेस का उसी समय 1985 में 100 साल पूरा हुआ, और वहाँ राजीव गांधी जी ने एक नई बात कह दी कि देश में गवर्नेंस का संकट है, प्रशासन का संकट है। हमारे पास योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन जब हम योजना के लिए पैसा चलता है दिल्ली से 100 रुपया, 25 पैसे वाली, तो 15 रुपये या 15 पैसा गाँव तक पहुँचता है, तो बीच में 85% हाथों हाथ बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। इसको ठीक करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही भी थी, सही कुछ मानने में थी। हर स्कीम तो इतनी ख़राब नहीं होती थी, वरना ये मुल्क कैसे चलता। लेकिन कई स्कीमों में ये घपला था। खास तौर पर जो सरकारी मदद वाली स्कीमें थी, जो गरीबी हटाओ का हमारा तजुर्बा था कि बैंक मैनेजर की गरीबी दूर हुई, पार्टी वर्कर की गरीबी दूर हुई, लेकिन आम गरीबी दूर नहीं हो पाई थी, बिचौलियों का राज चल रहा था। तो राजीव गांधी जी को मिस्टर क्लीन की उपाधि मिली, और उन्होंने एक नए तरीके से सोचना शुरू किया, टेक्नोलॉजी केंद्रित विकास का रास्ता बनाया। उन्होंने कई टेक्नोलॉजी मिशन बनाए, पानी के लिए, तेल के लिए, ऊर्जा के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और उन्होंने दुनिया भर में जो फैले हुए भारतीय विशेषज्ञ थे, सैम पित्रोडा जैसे, उनको इकट्ठा किया। एक टेक्नोक्रेट का ज़माना आया। लेकिन उसी में फिर जो उनके और कई सहयोगी थे, खासतौर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके मन में कुछ दूसरी योजनाएं पक रही थी, और राज्यों की राजनीति अलग तरफ जा रही थी। मुलायम सिंह यादव का उदय हुआ। वो दौर मेरा भी देखा हुआ है, जिसमें वो एक शेरवानी से कहते थे कि मेरे पास ये रखा हुआ सब बता दूंगा, देर खुल जाएगा जी। तो हम उस समय BHU में पढ़ा रहे थे। चंद्रशेखर जी की पदयात्रा हो चुकी थी, और जनता पार्टी की ट्रेनिंग का इंचार्ज बन के आया हमारे साथ हमारी कमेटी में सुरेंद्र मोहन जी, रामविलास पासवान जी, यशवंत सिन्हा, सुदीन भदौरिया जैसे लोग थे। तो जो आपने कहा दिल्ली का दरवाज़ा हमारे लिए, जब मैं विद्यार्थी था तब काफ़ी बड़ी शान से खुला था, क्योंकि मैं उस समय जयप्रकाश आंदोलन का एक कार्यकर्ता था, और दिल्ली में विद्यार्थियों में एक बड़ी बेचैनी थी। अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, मैं JNU का अध्यक्ष था। जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था उसका बड़ा यहाँ पर एक उसकी गूंज थी। तो विद्यार्थियों में तो मेरा परिचय 1971-72 से हो चुका था। जब मैं BHU का छात्र नेता था तब से मैं आता जाता था। 73-74 में तो मैं JNU का ही प्रेसिडेंट बन गया।
उसके बाद जब 79-80 में मैं पढ़ाने गया बनारस, तो 86-87 में फिर मैं ट्रेनिंग इंचार्ज बन के 1 साल के लिए जनता पार्टी का, चंद्रशेखर जी का कार्यकाल था, उसमें आया। और उस नाते मेरा सघन संपर्क शुरू हुआ। पूर्वांचल के लोगों से पहले हुआ, फिर रामविलास पासवान जी की वजह से दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, और महिला आंदोलन के साथ, समाजवादी होने के नाते हमारा सरोकार था तो महिलाओं के साथ। तो इस तरह से अलग अलग लेयर्स में हमारी कुछ जान पहचान हुई, मुलाकात हुई। लेकिन जब मैं बनारस से पढ़ाने के लिए दिल्ली आया 1989-90 में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जहाँ से मैं पढ़ के निकला था, वहीं मुझे दोबारा पढ़ाने का मौका मिला। तब मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ बना दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजनीति में। इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि 2010-11 से जो करवट ले रहा था, जी हाँ, बिल्कुल भारत, हाँ, और एक नए किस्म की एक बेचैनी सी थी। जी हाँ, बदलाव की बेचैनी थी। बदलाव की बेचैनी थी। तो उस बेचैनी को में जो ये आंदोलन जन लोकपाल का क्रिएट हुआ, उसको आपने कैसे समझा और देखा? मैं इनको एक उभर रही ताकत के तौर पर जानता समझता था, क्योंकि हमारा आज़ादी बचाओ आंदोलन बनवारीलाल शर्मा जी इलाहाबाद के, और नई आर्थिक नीति के खिलाफ एक मोर्चा, भूमंडलीकरण के खिलाफ, वैश्वीकरण के खिलाफ एक मोर्चा, और हम लोगों ने खुद एक मंच बना रखा था, लोक शक्ति अभियान। वो दिल्ली में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था। तो जब ये उभर रहे थे तो इन्होंने कुछ एक दस्तावेज़ तैयार किया था, स्वराज नाम की किताब अरविंद केजरीवाल के नाम से जारी हुई थी। उसको पढ़ने पर लगा कि ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। वास्तव में लगा? हाँ, उसको पढ़ के किताब, क्योंकि हम लोग जब बात करते थे समाजवाद की बात करते थे, संपूर्ण क्रांति की बात करते थे। इनका ये कहना था कि संपूर्ण क्रांति की भी ज़रूरत नहीं है, समाजवाद लाना बहुत ज़रूरी नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर निगरानी हो जाए, गवर्नेंस का इंतज़ाम अगर ठीक हो जाए, जो राजीव गांधी से मिलती जुलती बात थी। लग रहा था कि ये ठीक? हम लोग को तो उनकी दुनिया मालूम नहीं थी, हम लोग तो कभी इन्फॉर्मेशन, वो इनकम टैक्स में रहे नहीं, हम लोग कभी प्रशासन में नहीं, हम लोग तो दूर से आंदोलन करने वाले लोग थे। तो हम लोग को लगा कि ये चूँकि इस प्रशासन से जुड़े लोग हैं, इनको कुछ मालूम होगा। उस समय जो आंदोलन चला उसमें तो बहुत सरल कर दिया, कहा कि ये 100 बीमारियों की एक दवा है जन लोकपाल। अगर ये मंत्रियों पर निगरानी होने लगे तो ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं पड़ेगी भ्रष्टाचार करने की। अगर अफसर और मंत्री दोनों ठीक हो जाएंगे तो ये छोटा बाबू थाने का सिपाही या तहसीलदार के दफ्तर का बाबू वो क्या करेगा। उस समय ये मतलब इमेजरी क्रिएट हुई, एक इमेजरी क्रिएट हुई, और उसका कुछ उदाहरण भी सामने आया। जैसे कुछ गांव थे जहाँ पर कि इस तरह के विकास के मॉडल, एक हिरवे बाजार था महाराष्ट्र में, अन्ना हजारे का अपना गांव राडे गांव सिद्धि, उसको तो भारत सरकार ने अपने IAS की ट्रेनिंग के विजिट में आदर्श गांव में दिखाया था जी। तो हुआ कि अगर राडे गांव सिद्धि में हो सकता है, हिरवे बाजार में हो सकता है, तो और गांव में क्यों नहीं हो सकता है। खाली उसमें ये अन्ना को लाने वाला कौन था, मतलब लाइक उनमें कौन लोग थे? अन्ना खुद तो महाराष्ट्र के नेता थे ही जी, लेकिन उनको राष्ट्रीय मंच पर लाने का काम, अभी लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह उनके पीछे पड़े रहे काफ़ी समय तक, तो अन्ना ने ना किया। फिर उनके मन में भी कुछ लगा कि एक राष्ट्रीय मंच मिल रहा है और इसमें हमको समर्थन भी मिल रहा है। तो जो आंदोलन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में चला था और उनकी बीमारी और जनता पार्टी के बिखराव के कारण बिगड़ गया, हमारे जैसे लोगों को लगा कि वो छूटी हुई डोर पकड़ में आ रही है। और जो आदर्शवाद नौजवानों का दिखाई पड़ रहा था, अलग अलग विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के, देश के विदेश के जन संगठनों के, तरह तरह के लोग जो हमको अलग अलग आंदोलनों में मिलते रहे, वो उस मंच को स्वीकार कर रहे थे। ओके। और मतलब हर वॉक्स ऑफ लाइफ का आदमी जो है वो वहाँ दिखाई पड़ रहा था। जैसे हमारा चुनाव भ्रष्टाचार के बारे में, चुनाव का अपराधीकरण के बारे में हमने एक अध्ययन किया था दिल्ली में, और उस अध्ययन की फंडिंग की थी PUCL ने, लोक स्वतंत्र नागरिक अधिकार संगठन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल, उसके प्रेसिडेंट थे प्रशांत भूषण जी। ऐसे ही एक जन राजनीति मंच बनाया था। उस सम्मेलन के आयोजक थे योगेंद्र यादव, अजीत झा, कुलदीप नायर, अजीत भट्टाचार्य जी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। एक वर्ल्ड सोशल फोरम बना था भूमंडलीकरण के पूंजीवादी झुकाव के खिलाफ,
उसमें जो लोग थे उसमें लेफ्ट के लोग भी थे और हम सब लोग थे। तो कई तरह से जिसे कहते हैं ना कि बरसात में जब सूखी नदियाँ भी पानी से भर जाती हैं, ऐसा माहौल 2011-12 में बन गया। और दिल्ली की सरकार बेहद कमज़ोर थी, कई दलों का गठबंधन था, एक बेहद शरीफ आदमी प्रधानमंत्री था जो सत्ता की जिसको हनक या सत्ता की दबंगई दिखाने का कोई शौक़ नहीं था, और एक तरह की अप्रत्यक्ष सरकार थी। मनमोहन सिंह जी की बात कर जी रहे हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष सरकार भी चल रही थी। कहने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन असल शासन की डोर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। उन्होंने सामाजिक सरोकार के लोगों का एक मंच भी बना रखा था, जो एक एडवाइजरी कमेटी थी जिसने मनरेगा जैसी चीज़ों की पैरवी किया था। लेकिन केंद्र की सरकार में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र चला, बोफोर्स से लेकर के और CAG की रिपोर्ट तक, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो जो कोयले की खदानों का बांटना, कि लगा कि ऊपर तो सब सड़ रहा है। तो हम तो पहले इसके एक समीक्षक के तौर पर थे, जैसे आपसे बात हो रही है, टेलीविज़न के लोग हमको बुलाते थे, अखबारों में हमसे लिखवाया जाता था, क्योंकि सामाजिक विश्लेषण में हमारी रुचि एक ज़माने से थी, विद्यार्थी जीवन से ही थी। हमारी कुछ किताबें भी हिंदी में, अंग्रेजी, परिवर्तन की राजनीति, राजनीति का परिवर्तन, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी ने रिलीज़ की थी। हमारी अपनी किताब स्टेट एंड सोसाइटी इंडिया, चंद्रशेखर जी ने रिलीज़ की थी। तो मेरी दिलचस्पी तो थी, लेकिन इनके साथ मेरा झुकाव तब हुआ जब अनशन करके अन्ना जी फंस गए। सरकार ने कोई वादा करने से इनकार कर दिया, एक बिल ले आए रात के 11 बजे, उसको फाड़ दिया उनके एक पार्टनर पार्टी ने, RJD ने। तो हुआ कि इनकी जान कैसे बचाई जाए। तो एक 37-38 नागरिकों का एक बयान जारी करने का तय हुआ कि आप क्यों इनके चक्कर में पड़ते हैं, सरकार के वादे भरोसा करना शुरू से ही गलत था, आप लोक शक्ति का निर्माण करिए और हम लोग उसमें आपका साथ देंगे। तो कुलदीप नायर जी की अगुवाई पर। तो ये आनंद साहब, आम आदमी पार्टी, ये अभी बात की बात है जी, वो जब आंदोलन का, जब सरकार से वादा खिलाफी हो गई और नागरिकों के, वरिष्ठ नागरिकों के बयान पर अनशन ख़त्म किया अन्ना हजारे जी ने, तब उसके बाद बात हुई कि अब आगे क्या किया जाए। ये रामलीला जंतर मंतर की कहानी अब ख़त्म हो गई है। आंदोलन के कार्यकर्ताओं में एक मंच था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, IAC। मैं उसका कोई सदस्य नहीं था, मैं उसका आलोचक था, समर्थक था, समीक्षक था। उन्होंने जब ये दावा किया कि टीम अन्ना आंधी नहीं गांधी है, तो हमने कहा गांधी को भी फुर्सत दीजिए, अन्ना को भी मेहरबानी करिए। अन्ना ने खुद कहा कि मैं गांधी के पैर की धूल भी बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन एक नारा चल जाता है। तो ये चर्चा हुई, अन्ना हजारे ने, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश अन्ना। तो उसमें एक चर्चा आयोजित किया अन्ना हजारे ने, हमको भी बुलाया, 60 लोगों को बुलाया। उसमें अनुपम खेर, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस रामदास, एडमिरल रामदास, तमाम लोग थे। वहाँ मतभेद हो गया। अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी वगैरह कहना था कि हम लोगों को अब चुनाव तक चुप रहना चाहिए और चुनाव के बाद जैसा होगा आंदोलन फिर किया जाएगा। हमारे जैसे लोगों का मानना था, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, योगेंद्र यादव भी थे, शांति भूषण भी थे, कि अगर आपने विकल्प नहीं दिया तो जनता तो नाराज़ हो चुकी है, कांग्रेस को वोट नहीं देगी। मतलब इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त तक आते आते ये बनने लगा था कि एक विकल्प चाहिए, एक विकल्प चाहिए, और उसको राजनीतिक विकल्प ही हो सकता है, क्योंकि उसको लोकसभा और विधानसभा को पास करना पड़ेगा, संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, लोकपाल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो विकल्प चुनाव से बनेगा। और चुनाव एक शांतिपूर्ण तरीका है। इस देश ने चुनाव के जरिए सरकारों को बनाना बदलना सीख लिया। 77 में बदला ही था, फिर 89 में बदला, 84 में बदला। तो अन्ना हजारे जी ने कहा कि अगर आप पार्टी बनाएंगे, चुनाव में उतरेंगे, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं करना। और मैं इसके तजुर्बे को जानता हूं, हमने भी चुनाव लड़ाए हैं, जीते भी हैं चुनाव, लेकिन हमारे साथी जब चुनाव जीत जाते थे तो वो बम्बई की हवा में बदल जाते थे, वो फिर दलों के गुलाम हो जाते थे, उनको जनता के सरोकार से दूरी हो जाती थी, जब उनको बाद में समझ में आया। खैर, जब पार्टी बन गई तो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बननी थी, तो हमसे कहा कि आप उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहिए। मैंने कहा जब हम आएंगे तो पूरी तरह से आएंगे। तो मैं उस समय JNU में प्रोफेसर था
और हम उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनने को सहमत हुए। 24 लोगों की या 25 लोगों की कार्यकारिणी थी। फिर उसमें हुआ कि जो हमारी कार्यकारिणी है उनकी दिमागी एकता के लिए ज़रूरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, तो कौन करेगा, तो हमारे जिम्मे काम आया। तो हम लोगों ने उसमें कुछ किताबें दी लोगों को पढ़ने के लिए। अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे करके एक पत्रिका निकलती है साल में एक बार, प्रोफेसर कमल नयन काबरा की। एक किताब है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन माइंड, रामचंद्र गुहा की। उसमें देश को बनाने वाले जो 20-22 लोग हैं अगली कतार के, उन सब के बारे में था। ये सब सामग्री हम लोगों ने पढ़ी। एक अरविंद केजरीवाल की किताब थी स्वराज करके। एक पड़ाव और आया आनंद साहब, जब 49 दिनों में केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, उस घटनाक्रम में को आप कैसे वहीं से मतभेद शुरू हुए हम लोगों के, क्योंकि जब चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें कि हम लोग पूरी तैयारी से उतरे और उसमें 70 सीटों में से 3 टुकड़े में विधानसभा आई। 8 सीटें कांग्रेस को गई और 25 या 24 बीजेपी को गई, 27 या 28 आम आदमी पार्टी को गई। तो कांग्रेस ने बिना आम आदमी पार्टी के किसी कोशिश के, बिना शर्त अमृतसर का फैसला किया, उसे सरकार बनाने की गुंजाइश हो गई। हमारे जैसे लोग जो कांग्रेस को समस्या की जड़ में देखते थे, उनका कहना था कि कांग्रेस तो सुधरी नहीं है, खाली उन्होंने आपको समर्थन दे दिया है, तो इस समर्थन सरकार नहीं बनानी चाहिए। ना समझौता करेंगे और ना गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नालायक साबित कर दिया चुनाव में। तो चुनाव फिर हो जाने दीजिए, चुनाव दोबारा होने में क्या दिक्कत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ साथी जो अभी तक उनके साथ हैं, उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव के बाद जो सरकार बनाने की जिम्मेदारी आई है, सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और अगर हम सरकार नहीं बनाएंगे तो लोग गैर जिम्मेदार कहेंगे। तो आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप पढ़ाने लग जाएंगे, कोई और वकालत करता है वकालत करने लगेगा। हम जो 24 घंटा समाज के जागरण के लिए लगे हुए हैं, हमारा क्या होगा। और एक बार जब हार गए हैं तो दोबारा चुनाव होगा तो हम लोग जीतेंगे नहीं, वोट नया कहाँ से लाएंगे। तो उन्हीं की चली, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया वो रामलीला मैदान में, कई हज़ार लोगों के बीच में। हम नहीं उसमें गए, लेकिन और लोग गए। और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव आया। तो लोकसभा के चुनाव में 400 सीटों पर आम आदमी पार्टी के बैनर से लोग लड़े। मैं दिल्ली का था, तो मुझे कहा गया कि आप दिल्ली में थोड़ा बहुत आपका परिचय है, आप दिल्ली से लड़िए। तो मुझे उत्तर पूर्व दिल्ली, जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की सीट भी आती है, और 8 सीटें जमुना पार की थी, जो मेहनत कशों की सीटें हैं, जहाँ हमारा समाजवादी होने के नाते आना जाना था। वहाँ से मैं लड़ा। वहाँ पर कांग्रेस से उसके तब के अध्यक्ष, प्रादेशिक अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी 2 बार से MP हो रहे थे। बगल की सीट से संदीप दीक्षित जी, मुख्यमंत्री के बेटे, जीते थे। लेकिन वहाँ काम ज़्यादा हुआ नहीं था, क्योंकि एक तो शीला दीक्षित जयप्रकाश अग्रवाल की नहीं बनती थी, और दूसरे जो विकास का काम होता था संदीप दीक्षित वाले कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा होता था, चीफ मिनिस्टर का बेटा है। और जयप्रकाश अग्रवाल पार्टी के अध्यक्ष थे, सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। तो हमसे कहा आम आदमी पार्टी के लोगों ने कि आप चुनाव लड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने कहा हमको तो इसमें पूरी लड़ाई को पूरी आखिरी नतीजे तक ले जाने की तबीयत है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं लड़ूंगा। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की चर्चा किसी पॉलिटिकल आदमी की थी, लेकिन जब हमारे चुनाव लड़ने का तय हो गया, हमारा पर्चा भर दिया गया, तो उन्होंने भोजपुरी के एक फिल्म स्टार को, जो इस चुनाव के पहले के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर महंत आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़ चुका था, उसको टिकट दे दिया। और फिर जैसा होता है कि फिल्म स्टार के आगे एक पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाने वाले आदमी की क्या ज़रूरत, और ये तो कहीं जाएगा नहीं, चुनाव हारेगा तो भी रहेगा, आंदोलन तो रहेगा ही। खैर, तो लोकसभा चुनाव में 400 सीटों में हम लोग लड़े। उसमें राजमोहन गांधी, मेधा पाटकर जैसे यशस्वी लोग भी उम्मीदवार बने आम आदमी पार्टी के। लेकिन चुनाव में जीत कुल 4 सीटों पर हुई पंजाब से। दिल्ली की हर 7 सीट पर हम दूसरे नंबर पर आए। कांग्रेस तो पीछे चली गई, बहुत पीछे चली गई, लेकिन हम नंबर 1 पर नहीं है। वही वोट बैंक जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो आप हाँ, जो लोग
इसलिए कि आप गरीबों के उसमें, हाँ, सवाल उसमें थे, आप लोगों को दिखलाई क्योंकि देना पड़ा। शीला दीक्षित जी 3 बार से चीफ मिनिस्टर थी, उसके पहले बीजेपी का बोलबाला था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक चीज़ जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कहती थी, जो जिस पारदर्शिता की बात करती थी कि हमारे पास जितना चंदा आ रहा है, हम वो चंदा जो है वो सब अकाउंट वेबसाइट पर के रहेगा। ऊपर सारी चीज़ें होंगी। 10 लाख से ऊपर चंदा आएगा तो बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुमति के हम लेंगे नहीं। हाँ, हम लेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, वो फिर कहाँ चली गई? चली नहीं गई, उनको हटाया गया। जैसे पैसे का मामला था तो वेबसाइट पर तो डाल दिया गया नाम कि नकवी साहब ने हमको 10 लाख रुपया दिया। अब नकवी साहब ने दूसरे दिन फ़ोन किया कि आपने क्या किया, ये तो गुनाह बेइज्जत हो गया, हमको तो पुलिस वाले पूछ रहे हैं या सीआईडी वाले या आईबी वाले कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से, अगर आया ही था तो कांग्रेस को दिया होता, इनको क्यों दे दिया। तो एक तो वाजिब शिकायत थी कि जो लोग चंदा दे रहे थे उनको परेशान किया जाने लगा। दूसरे ये था कि आम आदमी पार्टी में 2 तरह के लोग थे। एक तबके का ये कहना था कि हमें पारदर्शिता की राजनीति शुरू करनी है, इसलिए चुनाव की उम्मीदवारी से लेकर चुनाव लड़ने तक हर चीज़ खुलेआम होगी। लेकिन जब टिकट के लिए वॉलंटियर्स को पूछा गया तो मान लीजिए 3 लोगों ने पर्चा दाखिल किया, तो नंबर 1 को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो उसको टिकट दे दिया पार्टी ने। लेकिन जो नंबर 2, नंबर 3 पर थे उनके मन में इच्छा जाग चुकी थी, अब वो पार्टी के अनुशासन में आने को तैयार नहीं थे। और जिस तरह से हम लोग टिकट बांट रहे थे पारदर्शिता के साथ, वो असंभव हो गया, वो हाईकमान कल्चर के हाथ में चला गया। पैसे के मामले में भी ये हुआ कि जो चुनाव लड़ता है फिर वो अपनी ताकत लगाता है जीतने के लिए, तो उसमें रिश्तेदारों से पैसा मिलता है, दुकानदारों से पैसा मिलता है, उस इलाके के मानिंद लोगों से पैसा मिलता है। और हर पैसे का हिसाब अगर आप देने के लगेंगे तो कुछ तो चंदा इसी शर्त पर मिलता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दोनों तरफ पैसा देते हैं, नंबर 1 पार्टी को भी, नंबर 2 पार्टी को भी, जहाँ लॉटरी खुल जाए। कुछ पैसा अवैध धंधा करने वालों का होता है, जिसमें बिल्डिंग माफिया, पानी माफिया। तो हम लोगों में से कुछ लोग थे जो ये कहते थे कि चुनाव लड़ना है एक नई संस्कृति की शुरुआत के जरिए, पारदर्शिता होनी चाहिए टिकट बांटने से लेकर चुनाव लड़ने तक। दूसरा हिस्सा कहता था कि कुछ चीज़ें तो खोल के रखी जाए, कुछ चीज़ें, खासतौर पर आर्थिक मामला जो है वो हम लोगों को तो मालूम रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, लेकिन उसको वेबसाइट पर देने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पर देने से लोग बड़े परेशान किए जा रहे हैं और उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जो लोग पारदर्शिता के समर्थक थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं था, टिकट आपको मिला, हम आपके खिलाफ दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। तो ये धीरे धीरे चुनाव के अंदर विजय को निश्चित करने के लिए पारदर्शिता बाधक है, ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट चला और उसका बोलबाला भी हुआ। चुनाव जब दूसरी बार हुआ तब तो एक नया सिद्धांत आ गया, चुनाव क्यों लड़ना है, शासन चलाने के लिए। शासन कैसे मिलेगा, बहुमत आएगा। नहीं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हुई कि जो संस्थापक सदस्य थे वो सब बाहर किए अभी नहीं, अभी दूसरी विधानसभा के बाद। अच्छा, पहली विधानसभा हो गई, फिर वो विधानसभा भंग हो गई क्योंकि सरकार नहीं चली, 49 दिन की सरकार चली और लोकपाल पर कांग्रेस ने कहा कि हम इनको समर्थन नहीं देंगे, तो हम अल्पमत में हो गए, तो हमारी सरकार चली गई। तो उनका अच्छा ठीक है, अगली बार फिर देखेंगे। अगली बार हम 70 में से 67 सीटों पर जीते, लेकिन जो अगली बार जीते हम, उसमें टिकट देने का काम अब वॉलंटियर के हाथ से छीन लिया नेतृत्व ने, और नेतृत्व ने अपने तरीके से लोगों को जिम्मा दे दिया। और आखिरी बात हो गई संयोजक के, संयोजक थे श्री अरविंद केजरीवाल। तो उसमें उन्होंने एक नया सिद्धांत पेश किया, विनेबिलिटी, कि उम्मीदवार उसी को बनाओ जिसकी जीतने की गुंजाइश हो, हारने वाले को उम्मीदवार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लोगों की भी दरख्वास्त आई जो लोग पिछले चुनाव में किसी और पार्टी से लड़े थे, कुछ ऐसे लोगों की दरख्वास्त आई जिन्होंने पिछले चुनाव में हमारे वर्कर्स के साथ गुंडागर्दी की थी, हमने उनके खिलाफ मुकदमे किए थे और उनको टिकट देने का एक तरह से पैरवी होने लगी कि भाई उनको गलत हो गया है, माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये आप ये मानते हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचार जो है वो पार्टी में आना शुरू हुआ? मनमानी कहिए, भाई भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि इसमें रुपए की लेन देन की बात नहीं थी। दूसरे चुनाव में पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोग तो अपने आप खड़े थे, बिजली पानी का सवाल था, पानी माफ़ बिजली हाफ।
तो और ऑटो वाले को कोई जब तक स्टैंड नहीं दोगे खड़े करने के, ऐसे डंडा मार के उनको पैसा वसूलने हफ्ता बंद करो। मलिन बस्तियों को वहीं पर एक सही तरीके का मकान बनवाओ, तब तक उनको वहाँ रहने दो। इस तरह की चीज़ें जिन्होंने गरीब दिल्ली को बहुत अपील किया। और गरीब दिल्ली की सियासत कोई नहीं कर रहा था। कभी भाजपा ने की थी तो उसको वोट मिला था, फिर कांग्रेस ने किया तो उसको वोट मिला था, अब दोनों ने छोड़ दिया था, तो वो अनाथ थे। तो उनको आम आदमी पार्टी में एक गुंजाइश दिखाई पड़ी, और जो टिकट दिए गए उसको लेके कुछ ऐतराज़ हुआ। उस ऐतराज़ की अगुवाई प्रशांत भूषण ने की, योगेंद्र यादव ने की। तो एक कमेटी पहले बनाई गई हमारी अध्यक्षता में, हमारे साथ आशीष खेतान और एक और साथी थे, कि ये लोग निगरानी कमेटी के तौर पर हैं, ये लोग जांच करके बताएं कि ये वाजिब लोग हैं कि नहीं हैं। तो 12 टिकट हम लोगों ने कैंसिल करने की सिफारिश किया, और 12 लोगों को हम लोगों ने वार्निंग दिया। कुछ घपले वपले की बात थी, कोई किसी को दफ्तर खोलने के लिए आपने दे दिया, फिर उस पर कब्जा कर लिया उसने, ऐसी छोटी बड़ी बातें। कहीं आप एमएलए बने हैं, आपके भाई भतीजे, आपके दादा, आपके चाचा दबंगई करके वसूली कर रहे हैं। तो 12 लोगों का टिकट हमने कैंसिल किया। लेकिन तब तक जो हमारा राष्ट्रीय अम्बुड्समान था, लोकपाल था, जनरल एडमिरल रामदास, उनको प्रशांत भूषण जी ने अपनी तकलीफ़ बताई। वह उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको देखेंगे। जब वो एक बड़ी कमेटी आ गई तो हमारी कमेटी काम रुक गया। उन्होंने भी कुछ उम्मीदवारों के टिकट को कैंसिल करने की सिफारिश की। लेकिन जो लोग अन्य पार्टियों से आए, जिनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था, पारदर्शिता की कोई कसम नहीं थी, वो लोग भी टिकट पा के जीत गए। तो वो लोग जिनके टिकट की खिलाफत खुद प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने की थी, योगेंद्र यादव से लोगों ने की थी, और वो लोग जो पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन का विरोध कर रहे थे, जैसे शांति भूषण जी ने कह दिया था कि किरण बेदी बेहतर उम्मीदवार होंगी, लेकिन मैं उनको समर्थन नहीं कर सकता। मेरी तो अपनी एक पार्टी, हमारी पार्टी का अपना उम्मीदवार है, हमारा अपना निशान है, तो हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी पार्टी से बेहतर उम्मीदवार भाजपा ने दे दिया है। तो ये जो एक सादगी और शराफत और सीधाई का रास्ता था, इससे लोग काफ़ी दुखी हुए। और जब मीटिंग हुई तो उसमें ये कहा गया कि 4 लोगों ने पार्टी के खिलाफ, पार्टी को हराने का काम किया, जो बिल्कुल वाहियात झूठ बात थी। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा, और इनको निकाला गया। और वोट देने वाले में वो लोग भी थे जिनके खिलाफ पहले से कहा गया कि इनको टिकट देना नहीं, गलत हो गया, ये पार्टी में थे नहीं, आंदोलन में नहीं थे, कहाँ से आ गया। तो जो आपने कहा कि वो एक, जब हम लोगों को निकाला गया तो हम लोग दुविधा में पड़े कि हम क्या करें, मुकाबला करें। तो एक बड़ी लड़ाई से छोटी लड़ाई में फंस जाते। तो प्रशांत भूषण जैसे लोगों की ये राय हुई कि इनको चुनाव, इनको मुबारक, इलेक्शन सिंबल इनको मुबारक, पार्टी का नाम इनको मुबारक, हम अपनी नई शुरुआत करेंगे। वरना एक फ्रिक्शन पैदा हुआ, टूट हो गई। 1/3 लोग उसमें, डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो लोकसभा में, यहाँ तक आते आते साहब, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि केजरीवाल का मूल्यांकन किया जाए। जरूर। वो शख्सियत कैसी है? देखिए, केजरीवाल ने अपने को शुरू में तो बहुत साधारण, डाउन टू अर्थ, ग्रास रूट वर्कर के तौर पर पेश किया। मफलर मैन जो चढ़ करके बिजली खंभे पर तार जोड़ता है और कहता है कि ये चीफ मिनिस्टर को तो हम जेल में भेजेंगे, और इनके भ्रष्टाचार के तमाम हमारे पास सबूत हैं, उदाहरण हैं। वो केजरीवाल फिर जब पार्टी के संयोजक बन गए तो वो पार्टी के निर्णय प्रक्रियाओं से थोड़ा दूरी रखने लगे। अब कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, हम सब तो समय पर पहुँच गए, 10 बजे 11 बजे जब भी बुलाया आपने। केजरीवाल 11:30 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं। उनके आने के पहले एक अगुवाई के लिए दस्ता आ रहा है। वो आए, बैठे, अपनी बात कही, 10 मिनट 15 मिनट दूसरों की बात सुनी और फिर चले गए कि मेरा एक ज़रूरी काम है और मेरी एक मीटिंग है। क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी थे तो उनका बहाना भी अच्छा था। लेकिन वो धीरे धीरे सुप्रीमो होने लगे। फिर एक दिन देखा कि टोपियाँ कुछ आ गई हैं, जहाँ पहले अन्ना वाली टोपी थी वो केजरीवाल की टोपी आ गई। तो पूछा गया कि ये टोपी किसने बनवाई? तो झूठ बोल के कहा, अरे किसी ने गलत ऑर्डर दे दिया था, केजरीवाल जी को इससे क्या लेना देना है। फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हुआ कि हम लोग गोपाल कृष्ण गांधी जी को, जो गवर्नर थे बंगाल के, गांधी जी के ग्रैंडसन थे, पढ़ने लिखने का उनका शौक़ था, एक अच्छी रेपुटेशन थी,
उनको उम्मीदवार बनाए और लोगों की बात चली। लेकिन केजरीवाल और कुमार विश्वास ने अपने से बगैर किसी की इजाज़त के, बगैर किसी प्रक्रिया के, कुमार विश्वास ने अपने को अमेठी से उम्मीदवार घोषित कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ, और केजरीवाल ने अपने को श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार घोषित कर दिया। तब तक भी हम लोग अनदेखी करते रहे, लेकिन वहां से ये समझ में आने एक लगा ग्रुपबंदी कि शुरू हो गई। केजरीवाल किस किस्म की उसमें मनीष सिसोदिया, व्यक्तित्व है। संजय सिंह, गोपाल राय, ऐसे 4-5 लोगों का एक छोटा कॉकस जो कमेटी के ऊपर कमेटी जैसा हो गया। ये वैसे लोग जो होल टाइमर थे, उनका अपना एक दवा भी बनता था। और केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो आपको याद ही है कि वो मेट्रो में बैठ करके आए थे शपथ लेने के लिए, गाना गाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा वगैरह वगैरह। लेकिन उनका पुराना जो इतिहास था वो आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने यूथ फॉर इक्वलिटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन किया था। सांप्रदायिकता के बारे में उनकी समझ और आरएसएस की समझ में फासला बहुत कम था। और नई राजनीति के बारे में वो गांधी के बजाय कुछ अपना फार्मूला लाना चाहते थे। बैनर तो गांधी का लगा था अनशन करते समय, लेकिन उनको लगता था कि गांधी वांधी सब पुराने ज़माने की बात है, हमें सब सवाल समस्या मालूम है, इसका समाधान हम कर सकते हैं। तो केजरीवाल का जब मुख्यमंत्री का दूसरा चरण आया, स्पष्ट बहुमत 70 में 67 सीटें, भाजपा हक्का बक्का, कांग्रेस तो बिल्कुल गूंगी हो गई, और एकदम आमने सामने की लड़ाई बनारस में हुई लोकसभा के चुनाव में। केजरीवाल को कम वोट मिले, लेकिन नंबर 2 पर आए। न कांग्रेस को जनता ने पसंद किया, न कम्युनिस्ट को किया। तो एक तरह से लोकसभा की 60-70 सीटों पर नंबर 3 पर आए। दिल्ली समेत पंजाब की कई सीटों पर नंबर 2 पर आए। दिल्ली में हम सब लोग नंबर 2 पर आए। 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख वोट मिला उम्मीदवारों को। तो एक माहौल बना, जिस माहौल में एक मजबूत लीडर चाहिए, एक अच्छी सरकार चाहिए, और जो सरकार चलाने का तरीका है उसी तरीके से सरकार चलेगी। इसमें रोज़ रोज़ का किंतु परंतु ठीक नहीं है। और ये जो पार्टी विरोधी लोग हैं, इनको निकालना ही ठीक हुआ। हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। सर, जिस समय आपने पार्टी में, जब आप में पार्टी में थे, उस समय के केजरीवाल में ऐसा क्या था जो आपको आकर्षित करता था, और जब आपने पार्टी छोड़ी तो केजरीवाल आपको कैसे लगे? नहीं, केजरीवाल ने अपने को सबसे विनम्र, सबसे समर्पित, सबसे साहसी के तौर पर पेश करने की कोशिश की। एक तरफ बिजली खंभे पर चढ़ के तार जोड़ना, दूसरी तरफ अन्ना हजारे के समर्थन में अनशन पर बैठना। 3 ही आदमी तो बैठे थे, अन्ना हजारे, केजरीवाल और गोपाल राय। और अपनी एक टीम का इतिहास पेश करना जो गांव कस्बे में। ये तो वो चीज़ें हो गई जिनसे आप प्रभावित थे। हाँ, नहीं तो यही उनकी तस्वीर थी। और जैसे लगता था कि जो सबसे कठिन काम हो केजरीवाल करेंगे। अन्ना जी के बाद उनकी जगह इसलिए बन गई कि अनशन में वो अनशन कर रहे थे, डायबिटिक होने के बावजूद। डायबिटिक शायद गोपाल राय भी हैं, लेकिन उनका उतना प्रोफाइल नहीं बना। और फिर वो चुनाव जीते थे, शीला दीक्षित को हराया था। तो उनके प्लस कई चीज़ें जुड़ गई। फिर जैसा वो बार बार कहते हैं कि वो IRS के थे डिप्टी कमिश्नर, लेकिन कहते हैं कमिश्नर था, मैंने नौकरी छोड़ी थी। त्याग का भी एक माहौल था। पढ़ाई लिखाई में भी IIT के प्रोडक्ट थे। तो उनका जो अनोखापन था, उनके जो गुण थे, वो दिखाई पड़े। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, असुरक्षित, इनसिक्योर, मेगेलोमैनियक, आत्मकेंद्रित, प्रचार का भूखा, ये सब तो जब हम लोग निकाल दिए गए, आखिरी रोग खत्म हो गई, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव वगैरह बाहर कर दिया गया, उनका शांति भूषण जी, एडमिरल रामदास, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, तब उनका रूप सामने आने लगा। तो आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या मैं ये स्ट्रेट आपसे पूछ सकता हूँ कि आप केजरीवाल को एक भ्रष्ट नेता समझते हैं? अवसरवादी। भ्रष्ट तो मैंने नहीं देखा, उनका भ्रष्टाचार कोई उदाहरण सामने नहीं आया था, लेकिन अवसरवादी। जब आंदोलन चल रहा था तब तो पारदर्शिता के आप समर्थक थे, और जब आंदोलन खत्म हो गया, चुनाव में आप आए, तो आप सीक्रेट सोसाइटी बन गए। आपका अपने एक नहीं, यादव जी को राज्यसभा में लाने के लिए जिस तरीके से पैसे की डिमांड हुई,
और ये कहा गया कि वो राज्यसभा में इसलिए आ रहे हैं कि गुप्ता जी, अच्छा हाँ यादव जी ने, हमको लगा कि योगेंद्र यादव की बात है। गुप्ता जी जी, तो गुप्ता जी तब तक हम लोग बाहर हो चुके थे। हाँ, तब तक पारदर्शिता के सिद्धांत की बलि चढ़ाई जा चुकी थी। लेकिन और ये कहा था कि भ्रष्टाचार तो आ गया। पार्टी चलानी है तो पैसा चाहिए। हाँ पैसा वालों के पास होगा। हाँ पैसा वाला पैसा क्यों देगा हाँ, जब उसको कुछ मिलेगा। मुझे याद है इसी चक्कर में आशुतोष शायद आई कर रहे थे कि आशीष खेतान, आशुतोष, कुमार विश्वास, ये सब लोग, बारात के कई दूल्हे थे लेकिन दुल्हन किसी और के साथ भेज दी गई। हाँ, तो ये भ्रष्टाचार ये शुरुआत हुई। ये जब हम लोग बाहर निकाल दिए गए, शांति भूषण जी, एडमिरल रामदास जैसे लोग नहीं रहे, कोई निगरानी करने वाला नहीं रहा, कोई सवाल उठाने वाला नहीं रहा, और जो लोग थे वो इस उम्मीद में कि अच्छा अभी चुप रहो शायद हमारा नंबर आएगा। उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छा लड़े हैं, आपके 10 में से 3 सीटों पर आप जीते हैं, आपकी मार्जिन रही है, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय का जो तिमारपुर सीट है वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा कि हमको आपने लोकसभा लड़ा के एक प्रोफाइल दे दी है, हमारा परिचय हो गया, मीडिया में, समाज में हमारे 4.5 लाख लोगों ने वोट दिया है, अब किसी और को मौका दो कम उम्र के। तब जा कर के उन्होंने हरीश खन्ना को और ये पंकज पुष्कर को टिकट देना तय किया। तो उनको ये लगा कि हमारी बात को कौन टाल सकता है, हम तो लोगों का भविष्य बनाते हैं, और हमारा ये कहना था कि हम लोग एक नए नेतृत्व का निर्माण करने निकले हैं। हमारे जैसे लोगों को लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जेपी मूवमेंट से लेकर के 40 साल का इतिहास है, नए लोगों को मौका दो, आगे आने दो। तो उनको अपनी हुक्म बदूली नहीं पसंद थी कि मैं जब कहूँ तो लोग, उनको सवाल उठाने वाले पसंद नहीं थे। और लेकिन आनंद साहब एक चीज़ बताइए कि ये जो जैसे संजय सिंह हैं या गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, मनीष सिसोदिया को तो खैर मैं मतलब वो तो सोमनाथ भारती हैं, हैं, सत्येंद्र जैन हैं, ये सब लोग जो हैं, इनमें ये सब आपको कैसे चेहरे दिखाई देते हैं? जो इसमें 2 तरह के लोग थे, एक तो जो आंदोलन के पहले से थे, आंदोलन के जनक थे, वॉलंटियर थे, एक जो आंदोलन के बाद आए। तो ये जो राज्यसभा में 2 सज्जन गए या सौरभ भारद्वाज, ये लोग आंदोलन के दौर के लोग नहीं थे। आंदोलन के दौर के लोग थे संजय सिंह, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, शाजिया इल्मी, ये लोग, बल्कि अपनी जो आतिशी मर लेना, ये भी आंदोलन के नहीं थे। ये तो प्रशांत भूषण जी के दबाव के कारण उन्होंने कुछ थोड़ा सा समय देना स्वीकार किया था, फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होती चली गई। तो ये जो 2 तरह के लोग आए, ये गंगा जमुना का संगम बना, एक नई तहजीब पैदा हुई। उस तहजीब का निर्माता कौन? अरविंद केजरीवाल। उसमें विवादों को सुलझाने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। यानी जो संवाद की एक संस्कृति थी, एक अपनत्व और भाईचारे का एक माहौल था, वो सारा बदल गया, एक हायरार्की आ गई, बिल्कुल खत्म हो गया। और जो भ्रष्टाचार का दुस्साहस पहला हुआ वो राज्यसभा के टिकट देते समय। और ये जो शराब घोटाला हुआ, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भारत की जो जांच की एजेंसियां हैं उनको इतना बिका हुआ भी नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे कई विद्यार्थी IPS हैं, कई इस तरह के गौरवशाली कामों में लगे हुए हैं, IAS हैं, कुछ दिल्ली प्रशासन में भी बड़े पदों पर हैं। वो एकदम से सड़े हुए हैं ऐसा तो नहीं मैं मानूंगा, लेकिन ये भी सही नहीं है कि कोई ठोस सबूत इतना ही है कि जो नीति इन्होंने घोषित की थी, राज्यपाल के ऐतराज करने के बाद उसको वापस ले लिया। जैसे गोवा, जहाँ से आप हाँ, गोवा में बहुत पैसा लगाया। वो कहाँ से आया? दिल्ली से आया, पंजाब से आया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, तो अब उसमें यही है कि या तो ये मिली कुश्ती है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का मिला खेल है कि आरोप भी लगाओ, सबूत भी नहीं पेश करो, क्योंकि तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तो 1-1 रुपये की निगरानी कर रही है GST के बाद और नोटबंदी के बाद। वो बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो पैसा खर्च किया, तृणमूल कांग्रेस ने जो पैसा खर्च किया, वो कहाँ से आया, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा खाली इतनी ही होती है कि हम पर मुकदमा चलाएंगे, और मुकदमा चलाया, इनको जेल में रखा, 6-6 महीने जमानत में लग गए। एक जैन साहब तो शायद साल भर तक जेल में रहे, मनीष सिसोदिया 8 महीने रहे, तो केजरीवाल साहब भी गए। केजरीवाल साहब 6 महीने रहे, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। तो कुछ तो है दाल में काला, लेकिन क्या है क्या नहीं है ये खुल के सामने किसी को नहीं पता। किसी को नहीं।
लेकिन यहाँ तक आते आते आपका ऐसा लगता है कि जो विचारधारा जहाँ से उठा था ये आंदोलन, और वो मतलब वो तो कहीं derail हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद वो विचारधारा मर गई। आज उस स्वराज किताब को खोजने पर नहीं मिलेगा कि भाई स्वराज किताब जब हमको एक कॉपी खरीदनी है तो नहीं मिलेगा। जबकि पहले और लोग दूसरे चुनाव में वो प्रचार साहित्य का हिस्सा था और वो हमारा एक वैचारिक आधार था। फिर अन्ना हजारे का जाना और उनका संबंध विच्छेद और फिर अन्ना का प्रयास करना और उसमें असफल हो जाना। आपको लगता है कि इसका रिवाइवल हो सकता है, मुमकिन है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुल्क में हर 10 साल के बाद एक जनता का विद्रोह हुआ। 1974-75 में हुआ, 1984-85 की बजाय वो 89 में 84 में दंगे हो गए, सिखों की हत्याएँ हो गई, इंदिरा जी की हत्या हो गई, इसलिए वो बात रुक गई। और अलगाववाद की आंधी भी चल रही थी। 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई में हुआ। फिर जो एक 2011-12 में हुआ। तो एक 10 साल से 15 साल यानी एक जनरेशन में एक बार भ्रष्टाचार को लेके बेचैनी होती है। हाँ। और उसमें अगर और कोई चीज़ ना पड़ जाए, जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, धर्म आ गया, राम मंदिर आ गया तो भ्रष्टाचार पीछे चला गया। जाति की पद, मुस्लिम यादव, ऐसी चीज़ें आ गई तो भ्रष्टाचार हाशिए पर चला जाता है। लेकिन अगर खुलेआम प्रशासन और शासन के मूल्यांकन पर चुनाव होगा तो भ्रष्टाचार की कहानी, और जैसे आज की तो सरकार है, कर्नाटक में पिछली सरकार को 40% सरकार कहते थे। आपकी सरकार जो है कांग्रेस की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंडेट था, उसको 60% की सरकार कहते हैं। और सब लोग लाचार हैं। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा इकट्ठा करने का कोई खुला तरीका नहीं है। स्टेट फंडिंग नहीं है, इनकम टैक्स में रिबेट नहीं है, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? काला धन आएगा। और जब काला धन से आप पैसा लेके चुनाव लड़ेंगे तो पहले सेवक आप किसके होंगे? वो आदमी जिसने आपको वोट भी नहीं दिया या वोट दिया लेकिन। अगर आनंद साहब आपको ये कहा जाए कि इसका जो है वो अगर आप इसके निर्णायक हों, सोल्यूशन इसका निकालना, हाँ, जी हाँ। और इत्तेफाक से आम आदमी पार्टी को ही जी करना था, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव किए जाने चाहिए? देखिए, इस बारे में हमारे बुजुर्गों ने 1974 में ही एक कमेटी बनाई थी, जस्टिस तारकुंडे कमेटी। जयप्रकाश जी ने एक संस्था बनाई थी, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी। वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं थे, सभी दलों से दूरी बराबर की थी, निर्दलीयता के आधार पर वो संगठन काम करता था। उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की, जस्टिस तारकुंडे कमेटी। उसके बाद जब दूसरी सरकार आई तो एक और कमेटी बनी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। वो सीपीआई के बड़े नेता थे, होम मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने कुछ सिफारिशें की। फिर एक और सरकारी कमेटी बनी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। 3 कमेटियों ने मिलकर के कुछ मोटी मोटी बातें कही हैं। नंबर 1, चुनाव में सरकार की तरफ से प्रचार में मदद मिलनी चाहिए। आकाशवाणी, दूरदर्शन, सार्वजनिक सभाओं में आयोजन, आप एक मंच लगाइए और जितने उम्मीदवार हैं उनको समय दीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, तो जो मंच का और चुनाव का खर्चा है वो घटेगा। दूसरे, चुनाव के खर्चे की सीमा बांधिए। तो कहते हैं सीमा तो है लेकिन उम्मीदवार की सीमा है, आप कितना खर्च करेंगे एक व्यक्तिगत उम्मीदवार के नाते, वो तो लेकिन पार्टी को कोई रोक नहीं है, तो पार्टी ही ज़्यादा खर्च करती है। बड़े बड़े पोस्टर और बैनर से ले करके बड़ी बड़ी रैलियां तक, ये हवा में तो होती नहीं है, लेकिन इसमें जो खर्चा होता है इसको चुनाव खर्चा नहीं है। तो इस तरह का एक आधा अधूरा इंतजाम है। एक दरवाज़ा तो आपने बंद किया, लेवल प्लेइंग फील्ड, एक दरवाज़ा तो आपने बंद किया, 4 दरवाजे आपने खोल दिए हैं, तो चोर उसी दरवाजे से आता है, चला जाता है। लेकिन आप जिस आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? देखिए, चुनाव और जनतंत्र में सीधा माँ बेटी का रिश्ता है। चुनाव से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। अगर बचलन माँ हो गई, ये बड़ा ख़राब शब्द है, यानी कहीं अगर आपने ख़राब तरीके से, ख़राब साधनों से अपना चुनाव जीता है तो आप ख़राब साधनों के गुलाम रहेंगे। 1967 के पहले इसी देश में, इसी जनतंत्र में, इन्हीं पार्टियों के बीच में मुकाबला होता था, लेकिन चुनाव के खर्चे का कोई मुद्दा नहीं होता था। न जवाहरलाल के पास इतना उनका बर्दाश्त करने की क्षमता थी कि टाटा बिरला की पार्टी बना दें, न कम्युनिस्टों के पास, न जनसंघ के पास, न सोशलिस्टों के पास। वो अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते थे कि आगे का रास्ता किधर होगा, बाएं जाएगा दाएं जाएगा। 1971 में जब इंदिरा जी चुनाव के लिए मैदान में आई तो उनके पास सरकार तो थी लेकिन पार्टी नहीं थी।
तो पार्टी की कमी को उन्होंने साधनों से पूरा किया। फिर जब इंदिरा जी ने एक बार चुनाव जीत लिया 71 और 72 का, तो उसके बाद 74 का चुनाव हुआ, और 74 के विधानसभा चुनाव में फिर वही साधनों का इस्तेमाल करके कांग्रेस आई, जीती, और 77 आते आते फिर पैसा तो 77 में नहीं लगा। 77 में जो चुनाव हुआ, खर्चा खाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का हुआ, और उनके पैसे, उनके भी समझदार लोगों ने कहा कि पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, लोगों का मूड बहुत ख़राब है, चुनाव हार रहे हैं। लेकिन 80 से फिर जब चुनाव हुआ तो 80 में दबंगों को टिकट दिया गया। श्री संजय गांधी ने खोज करके अपने क्लास के पढ़े हुए साथ के लोगों को, ड्रॉप आउट्स को, औरों को टिकट दिया जिनका सामाजिक इतिहास सारी नहीं बातें था। हैं। और मुझे लगता है कि जो आप जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस राजनीति का वर्चस्व आज है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपका आदर्शवाद भी है, वो दूसरे और किनारे उस पर है। सीनों में है, जी जी, अंदर है, छुपा हुआ है। और हम पूरी कोशिश करते हैं, या मुझे लगता है कि हम आशा करते हैं कि ये जो आदर्शवाद आपके अंदर है, या तमाम और लोगों हजारों लोगों के दिल में, हजारों लोगों के दिल में है, वो आदर्शवाद कायम रहे। और शायद यही एक तरीका हो सकता है कि हम अपनी लोकतंत्र को पटरी पे ले आए। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपसे बहुत, आप तो एक खजाना है जिनसे बात की जा सकती है, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपसे बात, और हमें लगता है कि हम आगे भी मिलेंगे। बहुत खुशी होगी, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपने जिस तरह का एक संदर्भ बनाया है वो देश का है, जनतंत्र का है। जनतंत्र धनतंत्र में हमारी आँख के आगे बदल गया, और धनतंत्र के अंदर कोड में खाज हो गई, सांप्रदायिकता आ गई। सांप्रदायिकता से आप चुनाव जीत सकते हैं, पैसे से आपको वोट मिल सकता है, लेकिन आप मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क चलाने के लिए एक आदर्शवाद, एक नैतिकता। बहुत अच्छा जुमला आपने दे दिया कि दर्शकों, मुझको लगता है कि आप लोगों ने इस बातचीत को, प्रोफेसर आनंद साहब के साथ जो बातचीत हमारी हुई, इसको पसंद किया होगा, और इसको देखा होगा कि कैसे जनतंत्र धनतंत्र में बदला, और अब धनतंत्र जनतंत्र में दोबारा बदल सके, इसकी हम इसका इंतज़ार करेंगे। और हमें लगता है कि यहीं पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, और आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार, आदाब।